ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर। वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। जब फैज़ अहमद फैज़ ने यह नज़्म भारत के स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर लिखी थी, तब पूरा देश विभाजन की पृष्ठभूमि में जल रहा था। आज़ादी के लिए बंटवारे जैसी कीमत चुकाकर भारत भले ही अंग्रेज़ों से आज़ाद तो हो गया, लेकिन 75 साल बाद भी हमें यह एहसास नहीं हुआ है कि सच्ची बिना मिलावट की बेबाक आज़ादी क्या होती है। ईमानदारी और निष्पक्षता से अपने कर्तव्य निभाते हुए अगर ज़रूरत पड़े तो सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार मतलब आज़ादी है। इस देश के संविधान के मूल्यों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक विरोध करने का अधिकार मतलब आज़ादी है। समाज के सबसे निचले, सबसे कमज़ोर वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ने और सत्ता को चुनौती देने का अधिकार ही आज़ादी है। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र का दुर्भाग्य यह है कि पिछले 75 वर्षों में लगभग हर सरकार ने उनके खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाया है और उन तमाम लोगों के अधिकारों को कुचला गया है जो उनकी सत्ता के लिए दिक्कत साबित होते हैं। एक आम नागरिक अक्सर इस सत्ता के खिलाफ उठने की हिम्मत नहीं कर पाता। फिर भी इस देश में आज भी ऐसे अनगिनत चेहरे हैं जिन्हें स्थापित सत्ता और अन्याय के खिलाफ निडर होकर आवाज़ उठाने की कीमत अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता खोकर चुकानी पड़ी है और जिन्होंने अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकार को दांव पर लगाकर इस देश के आम नागरिक के हक की सुरक्षा की है। इन अनगिनत गुमनाम चेहरों में 3 नाम हैं: संजीव भट्ट, आनल तेलतुंबड़े और शर्जील इमाम। इसकी संभावना बहुत कम है कि आप में से किसी ने भी इन तीनों का नाम सुना हो। तो चलिए पहले बात करते हैं संजीव भट्ट के बारे में। 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाले संजीव भट्ट दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक गांधीनगर, गुजरात में इंटेलिजेंस ब्यूरो में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। इसी बीच फरवरी-मार्च 2002 में गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और उसके बाद गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री हरेन पंड्या ने कंसर्न सिटीजन ट्रिब्यूनल के सामने पेश होकर गवाही दी कि गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए थे। और वो इंस्ट्रक्शंस क्या थे? अहमदाबाद में उनके आवास पर एक बैठक बुलाई गई जिसमें कहा गया कि गोधरा हादसे के बाद राज्य में जो हिंदू समुदाय की तरफ से प्रतिक्रिया हो रही है उसमें पुलिस की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उपस्थित अधिकारियों में संजीव भट्ट भी शामिल थे और यह संजीव भट्ट ही थे जिन्होंने 2004 के बाद से नानावटी आयोग को गवाही देने की इच्छा व्यक्त करते हुए कई बार पत्र लिखे, लेकिन आयोग द्वारा उन्हें कभी भी बुलाया नहीं गया। आखिरकार अप्रैल 2011 में संजीव भट्ट ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा, एक एफिडेविट दाखिल किया जिसमें नरेंद्र मोदी के खिलाफ हरेन पंड्या की गवाही की पुष्टि की गई और बताया गया कि खुद नरेंद्र मोदी भी उस बैठक में मौजूद थे। इससे पहले संजीव भट्ट ने गुलबर्ग सोसाइटी में मुस्लिमों के नरसंहार के मामले में मार्च 2008 में गठित एसआईटी के सामने भी नरेंद्र मोदी और गुजरात की बीजेपी सरकार के खिलाफ यही सबूत दाखिल किए थे। अप्रैल 2011 के इस हलफनामे में इस जानकारी का जिक्र भी किया गया था। जून 2011 में संजीव भट्ट ने गुजरात दंगों की दोबारा जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और संजीव भट्ट को इतने बड़े राजनीतिक नेक्सस के खिलाफ खड़े होने की कीमत आखिरकार चुकानी पड़ी। 1990 में जब वे जामनगर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे तब उन्होंने कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें से एक प्रभुदास वैशानी की रिहाई के कुछ दिनों बाद अस्पताल में किडनी फेल होने से मृत्यु हो गई। 2012 में गुजरात सरकार ने उस 22 साल पुरानी बंद फाइल को फिर से खोला और संजीव भट्ट को प्रभुदास वैशानी की हत्या में दोषी ठहराया गया और 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनके परिवार की तरफ से हर मुमकिन कोशिश के बाद भी आज तक इस मामले में कोई पहल नहीं हुई है। इस सरकार के डर का ये आलम है कि जब
भी संजीव भट्ट का मामला किसी भी कोर्ट के सामने आता है तो अक्सर वो न्यायमूर्ति अपने आप को केस से हटा लेते हैं। कर देना 300 में से 30 बुला के बात खत्म कर देना। हमारे डिफेंस विटनेसेस को तो बुलाने ही नहीं देना। एज सून एज ही गेट्स अरेस्टेड उसकी बेल नहीं मिल रही। पिछले 9.5 महीने से हम लोग बेल के लिए ट्राई कर रहे हैं। संजीव भट्ट आज भी जेल में है। शरजील इमाम भी इसी सत्ता की पाशविक ताकत का एक और शिकार है। 2019 में भाजपा सरकार ने सीएए और एनआरसी के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के हिंदुओं, पारसियों, बौद्धों, जैनियों, सिखों और ईसाइयों को धर्म के आधार पर भारतीय नागरिकता देने के लिए एक असंवैधानिक कानून पेश किया। मान्यवर, जो मैं बिल लेकर आया हूं वो पॉजिटिव डायरेक्शन के आधार पर धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को शरण में लेने का बिल है, उनको नागरिकता दी। और साथ साथ इस तरह से संशोधन किया गया कि अगर देश के एक आम नागरिक के पास सही दस्तावेज ना हो तो उसे इस देश से बाहर निकाल दिया जाए। इन दोनों कानूनों को एक साथ लागू करने से इस देश के मुस्लिम समाज की नागरिकता खतरे में आ गई है। इन कानूनों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ और दिल्ली का शाहीन बाग आंदोलन इसी विरोध प्रदर्शन का एक हिस्सा था और शरजील इमाम एक तरह से इसी शाहीन बाग के आंदोलन का प्रणेता। आईआईटी बॉम्बे के ग्रेजुएट शरजील बाद में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से भारत के आधुनिक इतिहास इस विषय पर पीएचडी करने के लिए दिल्ली चले गए। 2019 में देश भर में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ और शरजील इमाम भी इस विरोध प्रदर्शन में सक्रिय थे। पुलिस ने शरजील को दिसंबर 2019 और फिर जनवरी 2020 में असम में दिए गए 2 भाषणों के आधार पर निरंकुशता और सेडिशन मतलब राजद्रोह का आरोप लगाते हुए गिरफ्तार किया। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुने। 40 मिनट के उस भाषण में शरजील ने केंद्र सरकार से असंवैधानिक सीएए और एनआरसी को वापस लेने के लिए दबाव की राजनीति के रूप में नागरिकों को चक्का जाम करने की चुनौती दी, लेकिन सरकार की नज़र में ये एक राष्ट्र विरोधी हरकत थी। State government has taken cognizance of this seditious statement and this statement is aimed to create law and order situation in the state of Assam. शरजील के खिलाफ इसी तरह की एफआईआर आसाम, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और दिल्ली में दायर की गई। इससे भी अचंभित करने वाली बात यह है कि शरजील इमाम की गिरफ्तारी होने के 6 महीने के बाद दिल्ली में जो सांप्रदायिक दंगे हुए और जिस वक्त शरजील इमाम जेल में थे, उन दंगों में भी शरजील इमाम को आरोपी बनाया गया। एक असंवैधानिक कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने और इस देश में एक नागरिक के रूप में अपना वजूद बनाए रखने की लड़ाई में शरजील इमाम ने अपनी आज़ादी खो दी। शरजील जैसे जागरूक नागरिकों की हर बार बलि चढ़ती है जब संविधान ने प्रदान किए हुए अधिकार के तहत उठाया गया आंदोलन शासकों को देशद्रोह लगता है। अब बात करते हैं आनंद तेलतुंबड़े की। आनंद तेलतुंबड़े उन लोगों में से थे जिन्हें 2018 में भीमा कोरेगांव सांप्रदायिक दंगों और यलगार परिषद के अवसर पर गिरफ्तार किया गया था। आईआईटी गोवा में प्रोफेसर और रिपब्लिक ऑफ कास्ट, द पर्सिस्टेंस ऑफ कास्ट जैसी किताबों के लेखक आनंद तेलतुंबड़े एक अम्बेडकरी बुद्धिजीवी और दलित आंदोलन के कार्यकर्ता है। आनंद तेलतुंबड़े कई वर्षों से प्रस्तापित सत्ता के विरोध में और फिर नरेंद्र मोदी के खिलाफ दृढ़ता और बेखौफ होकर लिख रहे हैं और भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व एजेंडे के बारे में हमेशा से उनकी भूमिका बहुत मुखर रही है। इसी आनंद तेलतुंबड़े को भीमा कोरेगांव में दंगे भड़काने और नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के आरोप में अगस्त 2018 में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया। बिना किसी संदेह के यह साबित करने के बावजूद कि आनंद तेलतुंबड़े का कंप्यूटर हैक किया गया था और उसमें झूठे सबूत डाले गए थे, आनंद तेलतुंबड़े को हर बार जमानत देने से इनकार कर दिया गया, बावजूद इसके कि सरकार के पास और कोई अन्य सबूत नहीं था। देश भर के सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं और दुनिया भर के बुद्धिजीवियों ने केंद्र सरकार की इस बदले की राजनीति की कड़ी आलोचना की और एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद
26 नवंबर 2022 को आनंद तेलतुंबड़े को जेल से रिहा किया गया। लेकिन उस वक्त इसी भीमा कोरेगांव और यलगार परिषद के मामले में इसी तरह के झूठे और बेबुनियाद केसेस बनाकर रोना विल्सन, वरावरा राव, सुधा भारद्वाज, स्टैन स्वामी, अरुण फरेरा, गौतम नवलखा, वर्नन गोंसाल्विस जैसे कई जाने माने विद्वान सोशल एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से दुर्भाग्यवश स्टैन स्वामी की जेल में ही मृत्यु भी हो गई है। गुजरात दंगों में दोषी ठहराए गए बाबू बजरंगी, माया कोडनानी जैसे नेता आज भाजपा सरकार की मेहरबानी के चलते आजाद घूम रहे हैं। फिर उन्होंने लाशें उठा के फेंक दिया, कुआं में डाल के तरफ दिया। और संजीव भट्ट आज भी एक पुलिस अधिकारी के रूप में अपना कर्तव्य ईमानदारी और सच्चाई से निभाने की सजा काट रहे हैं। शाहीन बाग में अपने अधिकारों के लिए लड़ रही मुस्लिम महिलाओं पर गोलियां चलाने वाले और इस देश में सिर्फ हिंदुओं की चलेगी और हिंदू राष्ट्र जिंदाबाद के नारे लगाने वाले कपिल गुर्जर बाद में भाजपा में शामिल हो गए और देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को के नारे लगाने वाले दिल्ली दंगों में संदिग्ध भूमिका निभाने वाले बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर आज भी आज़ादी से नफरत फैला रहे हैं और शरजील इमाम अभी भी जेल में है। भीमा कोरेगांव दंगों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मनोहर कुलकर्णी उर्फ संभाजी भिड़े, जिन्हें नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस अपना गुरु मानते हैं। मैं भिड़े गुरुजी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया था, उन्होंने मुझे हुक्म किया था। वो भिड़े अभी भी आज़ाद है और दलितों के हक के लिए लड़ने वाले आनंद तेलतुंबड़े को देशद्रोह के झूठे आरोप के तहत कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। लेकिन चाहे संजीव भट्ट हो, शरजील इमाम हो या आनंद तेलतुंबड़े, ये केवल सिंबॉलिक उदाहरण है। आज भी इस देश में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने या आवाज़ उठाने पर हजारों पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों को जेल में बंद कर दिया जाता है और इस सरकार का ये दमन अब भी जारी है। अब ये भी सुनिए, अगस्त क्रांति दिवस के अवसर पर मुंबई के गिरगांव चौपाटी से अगस्त क्रांति मैदान तक हर साल शांति मार्च निकलता है और जो पिछले 80 वर्षों से होता आ रहा है। इस अवसर पर पिछले साल आयोजित शांति मार्च के दौरान 90 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी जीजी पारीख और महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी को सामाजिक अराजकता फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जहां ये सरकार आज़ादी के 75वें वर्ष यानी 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर स्वतंत्रता सेनानियों और महात्मा गांधी परिवार के सदस्यों को जेल में डाल सकती है, वहां आम नागरिकों की क्या मजाल। भारत में इस आम चुनाव के बाद अब देश पर फिर से धीरे धीरे बढ़ती तानाशाही की काली छाया मंडरा रही है। नरेंद्र मोदी की मौजूदा भारतीय जनता पार्टी सरकार तीसरी बार सत्ता में लौटी है और सर्वेक्षणों से पता चलता है कि प्रधानमंत्री की व्यक्तिगत लोकप्रियता अब भी काफ़ी ऊंचे स्तर पर है। लेकिन आक्रामक केंद्रीकरण पर आधारित एक पर्सनैलिटी कल्ट और बहिष्कारवादी हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित उनका शासन भारत के लोकतंत्र को नष्ट कर रहा है। अगर इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो देश के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने के लिए ये परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन जब तक इस देश में संजीव भट्ट, शरजील इमाम और आनंद तेलतुंबड़े जैसे लोग हैं जो अपनी जान की परवाह किए बिना आम आदमी के साथ होने वाले हर अन्याय के खिलाफ सत्ता को चुनौती देते हैं और संविधान में विश्वास रख के अपने साथ अपना कर्तव्य निभाते हैं, तब तक इस भारत माँ को अपने बच्चों से उम्मीद कायम है। तो आइए हम आशा करें कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का सवेरा, जिसका ख्वाब उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, वो सवेरा सचमुच आएगा। साहिर लुधियानवी के शब्दों में, जब धरती करवट बदलेगी, जब कैद से कैदी छूटेंगे, जब पाप घरौंदे फूटेंगे, जब जुल्म के बंधन टूटेंगे, उस सुबह को हम ही लाएंगे, वह सुबह हम ही से आएगी, वह सुबह कभी तो आएगी। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।